हरियाणा में चुनावी शोरगुल थम चुका है और 5 सीटों पर जहां बीजेपी ने जीत हासिल की, वहीं 5 पर मात मिली। हालांकि जीत किसकी हुई, हार किसकी हुई, तमाम लोग जानते हैं आंतरिक तरीके से। वजह क्या रही है, इन पर विश्लेषण करने के लिए आज हमारे साथ इंडिया न्यूज के साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक चिंतक अजय मल्होत्रा जी। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, क्या कहेंगे, जिस तरह से जो चुनावी नतीजे आए हैं, आखिर हम इसी पटल पर, इसी मंच पे चर्चा करते थे, कहीं ना कहीं भले ही एग्जिट पोल लोग कुछ भी मानते थे, लेकिन हमने चर्चा की थी 5-5 सीटें जो है जिस तरह से मंथन किया गया था। हालांकि सोनीपत और हिसार की सीट पर कहीं ना कहीं संशय था, अंबाला सीट भी कुछ इस तरह की थी। सिलसिलेवार तरीके से सर, सबसे पहले भिवानी महेंद्रगढ़ की बात करेंगे, जहां पर बीजेपी को जीत हासिल हुई है। क्या कारण है? एक्चुअली हम जो डिस्कशन करते थे कि 6 सीटों को हम कंफर्म मान के चलते थे, जिसमें रोहतक, सोनीपत और सिरसा भी कांग्रेस की, गुड़गांव, फरीदाबाद, करनाल हम बीजेपी की मान के चलते थे। भिवानी और आपका हिसार, कुरुक्षेत्र, अंबाला, इन चारों पे हम नेक टू नेक फाइट मानते थे। अंत में हुआ भी यही। इन 4 में से 2 फिर बीजेपी को गई, 2 कांग्रेस को गई, तो 5-5 सीटों पे दोनों आ गए। चुनाव बहुत ज़्यादा नेक टू नेक था ये। इसके कई कारण थे कि एक तरफ तो मोदी फैक्टर था। मोदी जी आज भी उनका जो फैक्टर था वो बहुत दबाव बना रहा था, परंतु दूसरी तरफ जो हरियाणा के अंदर एक तो उस गवर्नमेंट की एंटी इनकम्बेंसी तो थी, और एंटी मोदी फोर्स भी पूरा अब की बार जोश में था। लगता नहीं सर चुनाव में, रोकूंगा बीच में आपको, मोदी बनाम कांग्रेस नहीं था, मोदी बनाम एंटी मोदी चुनाव। हाँ, बिल्कुल था। और इसके अंदर जो किसान आंदोलन था, उसने एक दवाई का काम किया, या उसको कैटलिस्ट, आग में घी का काम किया, क्योंकि किसान आंदोलन ने जो एंटी मोदी सेंटीमेंट था उसको बहुत ज़्यादा रिजिड बना दिया। तो आप ये देखो, खासतौर पे अब जिन सीटों पे कांग्रेस जीती है, इन सब पे कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का असर था, क्योंकि एंटी मोदी सेंटीमेंट तो था ही, उस पे जहाँ किसान आंदोलन था वहाँ भारतीय जनता पार्टी हार गई, और जहाँ सिर्फ एंटी मोदी था वहाँ मोदी प्रो सेंटीमेंट उस पे हावी हो गया। तो इस तरह का चुनाव बटा। भिवानी महेंद्रगढ़ की आप बात कर रहे हो सबसे पहले, तो भिवानी महेंद्रगढ़ के अंदर भी यही स्थिति थी। आप देखो, भिवानी महेंद्रगढ़ के 3 जिले हैं, भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़। अब आप देखो कि जब किसान आंदोलन हुआ था, वो सबसे ज्यादा भिवानी और आपका चरखी दादरी में था। तो और जब महेंद्रगढ़ में नहीं था वो किसान आंदोलन। अब आपने देखा हो, दादरी में धर्मवीर जी हारे, लोहारू में हारे, आपका बारड़ा में हारे, जाटलैंड में कहीं ना कहीं कह सकते हैं। मतलब कि जाटलैंड भी कह सकते हैं, परंतु आप किसान जो सिख थे वहां भी तो हारी है ना भारतीय जनता पार्टी, तो इसलिए हम किसान ही कहेंगे उनको। किसानों में ज्यादा, क्योंकि आप देखो स्वाभाविक है भी हरियाणा में ज्यादा किसान कम्युनिटी जाट है। मतलब कि ये नहीं कि भाई हम प्योरली ये कह दें कि जाट कास्ट है, क्योंकि आप ये देखो कि उसके अंदर साथ में एक फैक्टर, एससी फैक्टर भी बहुत काम कर रहा था। जो कांग्रेस ने मुद्दा उठाया था संविधान बदलने का, तो जो संविधान राहुल गांधी किताब दिखाते थे, उसका ये असर हुआ कि हरियाणा की दोनों जो रिजर्व सीटें हैं, आपकी अंबाला भी, सरसा भी, कांग्रेस ने जीती है। हम ये नहीं कह सकते कि जाटों के दम पर जीत गए। किसान आंदोलन था, जाट थे, और जो ये आपका संविधान का इश्यू था उसको भी कांग्रेस ने बड़ी बखूबी उठाया। तो एससी वोट ना केवल इन 2 रिजर्व सीटों में मिला, हरियाणा में अगर आप आंकड़ों को उठा के देखेंगे, लगभग सभी सीटों पे एससी वोट कांग्रेस को ज्यादा। भिवानी महेंद्रगढ़ में आपको लगता है कहीं भीतर घात की वजह से भी कुछ ऐसा हुआ होगा सर? कुछ संभावनाएं ऐसी हैं, क्योंकि 9000 वोटों से जो है धर्मवीर सिंह इस इलाके से, तो शाम इलाके से जीते हैं, तो कहीं लगता है वो भीतर घात तो हुई है, वो अकेले धर्मवीर जी के लिए नहीं हुई है, अकेले देखो भारतीय जनता पार्टी में भी हुई है, कांग्रेस में भी हुई है। आप भाजपा के अंदर देखो, आपको पूरा कैंपेन में धर्मवीर जी के साथ आपको कोई भी पदाधिकारी नहीं, और जब भी वो कहीं जलसे में आते थे तो वो आ जाते थे, बूथों से नजारत थे। यहाँ तक कि ये इश्यू जो भाजपा की कोर कमेटी की बैठक हुई चुनाव के बाद, उसमें भी उठा है, भाई जो पन्ना प्रमुख हैं, त्रिदेव हैं, वो कहाँ चले गए। इसी तरह कांग्रेस का जहाँ तक मामला है, तो कांग्रेस को भी भिवानी में तो यानी कि आरोप है, तो शाम के भी
और भिवानी जिले में भी और महेंद्रगढ़ जिले में भी उदान सिंह जी को भी भीतर का था। राव दान सिंह खुद अपने हल्के में आ रहे हैं, ये क्या मैसेज जाता है विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में? कहीं ना कहीं लगता नहीं सर दिक्कत होगी? नहीं, एक्चुअली ये चुनाव बेसिकली मोदी एंटी मोदी, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, मोदी एंटी मोदी सेंटीमेंट काम कर रहा था। विधानसभा के मुद्दे फिर और आ जाएंगे, क्योंकि जब जो खुद ही भाजपाई एक बात कहा करते थे कि ये चुनाव हमारा राष्ट्रीय मुद्दों पर है और मोदी के चेहरे पे है, तो अब वो किस मुंह से दोबारा कहेंगे कि ये मोदी के चेहरे पे नहीं है चुनाव? अब तो उनको कहना पड़ेगा ये तो अब मोदी के चेहरे पे नहीं है, अब लोकल इश्यूज हैं। तो अब हर एक चुनाव को आप मोदी का चेहरा नहीं बना सकते। और जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा भी कमजोर हुई है, मोदी जी कमजोर हुए हैं, भाजपा कमजोर नहीं हुई। भाजपा तो ठीक है जैसी थी, मोदी जी कमजोर है। अयोध्या में जो स्थिति हुई, जो वो अपने आप को कहते थे कि ये मोदी सरकार है, मोदी का चुनाव है, परंतु उस चुनाव के अंदर अब ये कहना पड़ेगा कि मोदी एनडीए की सरकार है। अब ये नहीं कह सकते मोदी सरकार, तो एनडीए सरकार है। तो इसीलिए विधानसभा के अंदर मुद्दे दूसरे होंगे और कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण रहेगा भाजपा के लिए विधानसभा का चुनाव। जाहिर तौर पर राव इंद्रजीत शुरुआत में पिछड़ते देखे गए थे सर। हम जब चुनाव का विश्लेषण देख रहे थे, जब काउंटिंग हो रही थी, पुनाना में एक बूथ तो ऐसा है एक जहां पर जो विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी थी 92,000 वोट जो है राज बब्बर के, महज 14,000 वोट राव इंद्रजीत के, तो कहीं ना कहीं 78,000 का फर्क एक एक विधानसभा में, और बड़ी मुश्किल से उन्होंने उसको पार किया था। तो ये क्या माना जाए वहां पर? राज बब्बर और जब इंद्रजीत का मुकाबला चल रहा था तो सीधे सीधे मेव, और फिर मैं वही कह रहा हूँ एससी वोट, वहां पर भी आज राव इंद्रजीत ने अपनी मीटिंग में इशारा भी किया इस बात में। आज उनका पर्टिकुलर उन्होंने जो वहां से अपने डॉक्टर बनवारी लाल हैं बावल के एमएलए, उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा लोगों ने जो वहां से अपने डॉक्टर बनवारी लाल हैं बावल के एमएलए, उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा लोग कुछ इस कास्ट के लोगों ने इस तरह इंडिकेट किया, उन्होंने मतलब कि एससी का जो वोट था चमार वोट, वहां पर भी राव इंद्रजीत के खिलाफ पड़ा है। और ऊपर से मेव वोट, पहले तो अकेला मेव पड़ता था, अब दोनों वोट इकट्ठे खिलाफ पड़ने से वहां पर नेक टू नेक फाइट आ गई थी और बड़ी मुश्किल से राव इंद्रजीत ये चुनाव बचा पाए। गुर्जर आसानी से चुनाव जीते हैं सर। अगर कृष्णपाल गुर्जर की बात करें तो वहां क्या फैक्टर काम है? गुर्जर का चुनाव जीतने का कारण ये है कि वहां ना तो कोई किसान आंदोलन था, वहां पर एससी भी कंपैरेटिवली कम था, तो ऐसे ना वहाँ मेव थे, तो वहाँ जो प्रो मोदी वोट बैंक था वो ज्यादा था। जबकि व्यक्तिगत तौर पे तो गुर्जर की जितनी खिलाफत थी हरियाणा में शायद ही किसी कैंडिडेट की थी, परंतु मोदी जी का जो फैक्टर था उसके जो काउंटर करने वाले फैक्टर थे वहाँ कमजोर पड़ गए। बात करनाल की आती है, पूर्व मुख्यमंत्री जो है वहां पर प्रबल, शुरुआत में जरूर टक्कर दी गई और 5 लाख वोट जब लिए हैं बुद्धि राजा ने, तो और पहला कैंडिडेट नया कैंडिडेट जो है, तो कहीं न कहीं मुश्किलात तो वहां भी पेश आई हैं। वहां क्या वजह हो सकती है? करनाल में आप देखो, एक तो मनोहर लाल जी की खुद की एंटी इनकम्बेंसी थी। एक आदमी मुख्यमंत्री 10 साल रह जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी भी एंटी इनकम्बेंसी होती है। ये नहीं होता कि आप 10 साल रह लिए तो आप सारे ही आपके हो। आज मोदी जी की जब एंटी इनकम्बेंसी थी तो मनोहर लाल जी की क्यों नहीं होगी? तो उसके ऊपर से किसान आंदोलन फिर, क्योंकि करनाल में भी जो सिख बेल्ट है, किसान बेल्ट है, खासतौर पे असंध है, आपका समाल का है, तो इस बेल्ट के अंदर विरोध था। वो सरपंचों के मुद्दे भी थे साथ में जो है, और भी कई सारे जो कई मुद्दे ऐसे थे जो मनोहर लाल जी के खिलाफ के थे, तो इसलिए वहां पर मुकाबला अगर 15 दिन और विपक्ष के कैंडिडेट को मिल जाते तो ये जो गैप था और कम हो जाता। जाहिर तौर पर सर, अब आते हैं सर हिसार की तरफ। हिसार में जो ये माना जा रहा था कि रणजीत सिंह चौटाला फैमिली के तीनों जो है कैंडिडेट वहां पर बुरी तरह, 2 कैंडिडेट तो बुरी तरह आ रहे हैं, जेजेपी आई रणजीत सिंह भी ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाए वहां पर। तो जेपी की जीत की वजह वहां क्या किसान आंदोलन से लेकर चले या कोई और वजह भी? देखो, हिसार में पिछले 5 साल से लगातार किसान आंदोलन चल रहा है। आप देखो कि आए दिन वहां पर कभी किसी हल्के में कभी किसी हल्के में किसान आंदोलन रहता है और डेली का काम है। तो वहां पर आंदोलन सबसे ज्यादा था हिसार में देखा जाए तो। उसके बावजूद भी फिर मोदी फैक्टर फिर वही आ गया, भाजपा के फेवर में था जो। और जेजेपी का प्रभाव, पहले ट्रायंगल होता था, जेजेपी का प्रभाव लगभग खत्म हो गया आपकी बार हिसार में। आप देखो नैना चौटाला केवल 20,000 वोट ले पाई हैं, इनेलो भी, जबकि 2009 के चुनाव में वहां से दुष्यंत चौटाला एमपी बने थे और वहां से उचाना से एमएलए बने थे, 60-60 हजार वोटों से जीते थे। तो आज उनका बिल्कुल साफ होना, उनका वोट बैंक पूरा का पूरा कांग्रेस को शिफ्ट कर गया। तो
किसान आंदोलन का वहाँ भी असर दिखाई दिया। और जो जाट कम्युनिटी ही किसान है। एक महत्वपूर्ण सवाल सर बीच में रोकूंगा कि अगर वहां अदर देन रणजीत चौटाला यानी कोई गैर जाट कैंडिडेट होता तो क्या फाइट देता कुलदीप बिश्नोई परिवार से, या कोई दूसरे वहां से अगर होता, तो आपको लगता है डीपी वत्स या कोई दूसरे शख्स आते हैं तो निश्चित तौर पर क्या लगता है फाइट दे पाते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखो कुछ भी कोई भी आ जाता। रणजीत चौटाला ने तो 5-10% किसानों के जाटों के वोट भी लिए होंगे। अगर कोई गैर जाट आ जाए तो गैर जाट तो अब भी जो ज्यादा से ज्यादा रणजीत चौटाला को ही मिला है। आप आपका भिवानी बौनीखेड़ा हल्का देख लो। बौनीखेड़ा हल्का में 8,000 वोटों से जीतते आ रहे थे जयप्रकाश, और आपके खरक और कलिंगा गांव जहाँ राजपूत बोल्य है वहां आके उनकी लीड 150 रह गई। तो कहने का मतलब है कि वहां कोई भी आ जाता तो यही हालत बननी थी, क्योंकि वहां जाट बहुत ज्यादा है, किसान बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा अग्रेसिव थे वो अब की बार। तो उन्होंने स्वाभाविक है, और साथ में उनको एससी का साथ मिल गया फिर, तो चमार वोट मिलके उन्होंने, क्योंकि वहां क्या है कि गांवों के अंदर दो ही कम्युनिटी ज्यादा डोमिनेट करती हैं हिसार के, एससी जाट, चमार और जाट। एससी के अंदर चमार सबसे ज्यादा अग्रेसिव है और जाट हो गया, दोनों ने मिलके उन्होंने हरा दिया। सिरसा जाते हैं सर, सिरसा में वजह क्या रही? सिरसा में महज क्या किसान आंदोलन या कुमारी शैलजा का अपना प्रभाव या अशोक तंवर का बार बार पार्टी बदलना, क्या उसकी वजह से? कई फैक्टर थे। अब आपका सिरसा है, सिरसा के अंदर एक तो सिख पहले ही भाजपा से नाराज था, ऊपर से शैलजा को एससी वोट जो चमार वोट था फिर उसका समर्थन मिल रहा था, फिर जाट का समर्थन मिल रहा था। चौथा फिर क्या है कि व्यक्तिगत छवि थी जो शैलजा की, वो एक सोबर लेडी की छवि थी, उनके प्रति सिंपैथी भी थी। और अशोक तंवर 3 पार्टियां बदल के आए थे, और वो जब कांग्रेस के एमपी होते थे वहां से, तो उनकी कोई ज्यादा अच्छी छवि नहीं थी वहां पर। वो लोगों को छवि इन द सेंस के लोगों को ज्यादा साथ लेके नहीं चल पाए, तो लोगों में एक ये भावना बात आती थी भी एरोगेंट है। तो एक नरम कैंडिडेट, एक एरोगेंट कैंडिडेट उठाना पड़ा। अंबाला का आपने जिक्र किया था शुरुआत में कि अंबाला में जो बंतो कटारिया को मात दी थी एक नए कैंडिडेट ने, जो है वरुण मुलाना ने, वरुण चौधरी ने, तो वहाँ किस तरह का सीन? देखो वहां पर भी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो सिख है वहां का, पंजाब में किसान आंदोलन बहुत रहा, वो सारा कांग्रेस की तरफ था। और वहां पर बंतो कटारिया बिल्कुल घर से उठ के आई थी बेचारी, नई कैंडिडेट थी। और स्वर्गीय जब रतनलाल जी जब तक आखिरी के दिनों में उनका भी विरोध हो चुका था, और वरुण एक नया लड़का आया था, यूथ के प्रति लोगों का अट्रैक्शन भी था, और ऊपर से उसे वहां का सरदार, उनका जाट और एससी वोट में से लॉयन शेयर उसको मिल गया, तो वो जीत गया। एक प्रतिष्ठा का सवाल थी रोहतक सीट को हम ये मानकर चल रहे थे कि रोहतक सीट पे जो है दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीतेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रतिष्ठा का सवाल था, कहीं न कहीं तमाम लोगों की निगाहें भी थी, अच्छी खासी लीड, अच्छा खासा मार्जिन। वहां ध्रुवीकरण कैसे हुआ सर? ये मान रहे थे कि जाट गैर जाट का चुनाव है, 35-1 का चुनाव, लोग इस तरह का प्रचार भी करते देखे गए। नहीं, रोहतक के अंदर क्या था कि दीपेंद्र हुड्डा पिछले 6 महीने से उन सभी पॉइंट्स को प्लग कर रहे थे जो उनके लिए नेगेटिव थे। उन्होंने बहुत मेहनत की है, और सेकेंडली लोगों में एक मैसेज था रोहतक के अंदर कि अब की बार भूपेंद्र हुड्डा चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। तो इस कारण जो दूसरा गैर जाट मतदाता था वो भी भूपेंद्र हुड्डा के साथ था। और सेकेंडली बहुत कोशिश की कि जाट गैर जाट का चुनाव बनाने की, और जिस प्रकार से दीपेंद्र ने 6 महीने में जो वहाँ से अपने डॉक्टर बनवारी लाल है बावल के एमएलए, उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा लोग कुछ इस कास्ट के लोगों ने ऐसा इंडिकेट किया, उन्होंने मतलब कि एससी का जो वोट था चमार वोट, वहां पर भी राविंदर जीत के खिलाफ पड़ा है। और ऊपर से मेव वोट, पहले तो अकेला मेव पड़ता था, अब दोनों वोट इकट्ठे खिलाफ पड़ने से वहां पर नेक टू नेक फाइट आ गई थी, और बड़ी मुश्किल से राविंदर जीत ये चुनाव बचा पाए। गुर्जर आसानी से चुनाव जीते हैं सर, अगर कृष्णपाल गुर्जर की बात करें तो वहाँ क्या फैक्टर का? गुर्जर का चुनाव जीतने का कारण ये है कि वहां ना तो कोई किसान आंदोलन था, वहां पर एससी भी कंपैरेटिवली कम था, तो ऐसे ना वहाँ मेव थे, तो वहाँ जो प्रो मोदी वोट बैंक था वो ज्यादा था। जबकि व्यक्तिगत तौर पे तो गुर्जर की जितनी खिलाफत थी हरियाणा में शायद ही किसी कैंडिडेट की थी, परंतु मोदी जी का जो फैक्टर था उसके जो काउंटर करने वाले फैक्टर थे वहाँ कमजोर पड़ गए। बात करनाल की आती है, पूर्व मुख्यमंत्री जो है वहां पर प्रबल, शुरुआत में जरूर टक्कर दी गई, और 5 लाख वोट जब लिए हैं बुद्धि राजा ने तो, और पहला कैंडिडेट नया कैंडिडेट जो है, तो कहीं न कहीं मुश्किलात तो वहां भी पेश आई हैं, वहां क्या वजह हो सकती है?
करनाल में आप देखो, एक तो मनोहर लाल जी की खुद की एंटी इनकम्बेंसी थी। एक आदमी मुख्यमंत्री 10 साल रह जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी भी एंटी इनकम्बेंसी होती है। ये नहीं होता कि आप 10 साल रह लिए तो आप सारे ही आपके हो। आज मोदी जी की जब एंटी इनकम्बेंसी थी तो मनोहर लाल जी की क्यों नहीं होगी? तो उसके ऊपर से किसान आंदोलन फिर, क्योंकि करनाल में भी जो सिख बेल्ट है, किसान बेल्ट है, खासतौर पे असंध है, आपका समाल का है, तो इस बेल्ट के अंदर विरोध था वो। सरपंचों के मुद्दे भी थे साथ में जो है, और भी कई सारे जो कई मुद्दे ऐसे थे जो मनोहर लाल जी के खिलाफ के थे, तो इसलिए वहां पर मुकाबला, अगर अगर 15 दिन और विपक्ष के कैंडिडेट को मिल जाते तो ये जो गैप था और कम हो जाता। जाहिर तौर पर सर, अब आते हैं सर हिसार की तरफ। हिसार में जो ये माना जा रहा था कि रणजीत सिंह चौटाला फैमिली के तीनों जो है कैंडिडेट वहां पर बुरी तरह, 2 कैंडिडेट तो बुरी तरह आ रहे हैं, जेजेपी है, रणजीत सिंह भी ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाए वहां पर। तो जेपी की जीत की वजह वहां क्या किसान आंदोलन से लेकर चले या कोई और वजह भी? देखो, हिसार में पिछले 5 साल से लगातार किसान आंदोलन चल रहा है। आप देखो कि आए दिन वहां पर कभी किसी हल्के में, कभी किसी हल्के में किसान आंदोलन रहता है और डेली का काम है। तो वहां पर आंदोलन सबसे ज्यादा था हिसार में देखा जाए तो। उसके बावजूद भी फिर मोदी फैक्टर फिर वही आ गया, भाजपा के फेवर में था जो। और जेजेपी का प्रभाव, पहले ट्रायंगल होता था, जेजेपी का प्रभाव लगभग खत्म हो गया आपकी बार हिसार में। आप देखो, नैना चौटाला केवल 20,000 वोट ले पाई हैं, इनेलो भी, जबकि 2009 के चुनाव में वहां से दुष्यंत चौटाला एमपी बने थे और वहां से उचाना से एमएलए बने थे, 60-60 हजार वोटों से जीते थे। तो आज उनका बिल्कुल साफ होना, उनका वोट बैंक पूरा का पूरा कांग्रेस को शिफ्ट कर गया। तो किसान आंदोलन का वहां भी असर दिखाई दिया। और जो जाट कम्युनिटी ही किसान है। एक महत्वपूर्ण सवाल सर बीच में रोकूंगा कि अगर वहां अदर देन रणजीत चौटाला यानी कोई गैर जाट कैंडिडेट होता तो क्या फाइट देता कुलदीप बिश्नोई परिवार से, या कोई दूसरे वहां से अगर होता, तो आपको लगता है डीपी वत्स या कोई दूसरे शख्स आते हैं तो निश्चित तौर पर क्या लगता है फाइट दे पाते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखो कुछ भी कोई भी आ जाता। रणजीत चौटाला ने तो 5-10% किसानों के जाटों के वोट भी लिए होंगे। अगर कोई गैर जाट आ जाए तो गैर जाट तो अब भी जो ज्यादा से ज्यादा रणजीत चौटाला को ही मिला है। आप आपका भिवानी बौनीखेड़ा हल्का देख लो, बौनीखेड़ा हल्का में 8,000 वोटों से जीतते आ रहे थे जयप्रकाश, और आपके खरक और कलिंगा गांव जहाँ राजपूत बोल्य है वहां आके उनकी लीड 150 रह गई। तो कहने का मतलब है कि वहां कोई भी आ जाता तो यही हालत बननी थी, क्योंकि वहां जाट बहुत ज्यादा है, किसान बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा अग्रेसिव थे वो आपकी बात। तो उन्होंने स्वाभाविक है, और साथ में उनको एससी का साथ मिल गया फिर, तो चमार वोट मिलके उन्होंने, क्योंकि वहां क्या है कि गांवों के अंदर 2 ही कम्युनिटी ज्यादा डोमिनेट करती हैं हिसार के, एससी जाट, चमार और जाट। एससी के अंदर चमार सबसे ज्यादा अग्रेसिव है और जाट हो गया, दोनों ने मिलके उन्होंने हरा दिया। सिरसा जाते हैं सर, सिरसा में वजह क्या रही? सिरसा में महज क्या किसान आंदोलन या कुमारी शैलजा का अपना प्रभाव या अशोक तंवर का बार बार पार्टी बदलना, क्या उसकी वजह से? कई फैक्टर थे। अब आपका सिरसा है, सिरसा के अंदर एक तो सिख पहले ही भाजपा से नाराज था, ऊपर से शैलजा को एससी वोट जो चमार वोट था फिर उसका समर्थन मिल रहा था, फिर जाट का समर्थन मिल रहा था। चौथा फिर क्या है कि व्यक्तिगत छवि थी जो शैलजा की, वो एक सोबर लेडी की छवि थी, उनके प्रति सिंपैथी भी थी। और अशोक तंवर 3 पार्टियां बदल के आए थे, और वो जब कांग्रेस के एमपी होते थे वहां से, तो उनकी कोई ज्यादा अच्छी छवि नहीं थी वहां पर। वो लोगों को छवि इन द सेंस के लोगों को ज्यादा साथ लेके नहीं चल पाए, तो लोगों में एक ये भावना बात आती थी भी एरोगेंट है। तो एक नरम कैंडिडेट, एक एरोगेंट कैंडिडेट उठाना पड़ा। अंबाला का आपने जिक्र किया था शुरुआत में कि अंबाला में जो बंतो कटारिया को मात दी थी एक नए कैंडिडेट ने, जो है वरुण मुलाना ने, वरुण चौधरी ने, तो वहां किस तरह का सीन? देखो, वहां पर भी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो सिख है वहां का, पंजाब में किसान आंदोलन बहुत रहा, वो सारा कांग्रेस की तरफ था। और वहां पर बंतो कटारिया बिल्कुल घर से उठ के आई थी बेचारी, नई कैंडिडेट थी। और स्वर्गीय जब रतनलाल जी जब तक आखिरी के दिनों में उनका भी विरोध हो चुका था, और वरुण एक नया लड़का आया था, यूथ के प्रति लोगों का अट्रैक्शन भी था, और ऊपर से उसे वहां का सरदार, उनका जाट और एससी वोट में से लॉयन शेयर उसको मिल गया, तो वो जीत गया। प्रतिष्ठा का सवाल थी रोहतक सीट को हम ये मानकर चल रहे थे कि रोहतक सीट पे जो है दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीतेंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रतिष्ठा का सवाल था।
कहीं न कहीं तमाम लोगों की निगाहें भी थी। अच्छी खासी लीड, अच्छा खासा मार्जिन, वहाँ ध्रुवीकरण कैसे हुआ? सर ये मान रहे थे कि जाट गैर जाट का चुनाव है, 35-1 का चुनाव, लोग इस तरह का प्रचार भी करते देखे गए। नहीं, रोहतक के अंदर क्या था कि दीपेंद्र हुड्डा पिछले 6 महीने से उन सभी पॉइंट्स को प्लग कर रहे थे जो उनके लिए नेगेटिव थे। उन्होंने बहुत मेहनत की है और सेकेंडली लोगों में एक मैसेज था रोहतक के अंदर कि अब की बार भूपेंद्र हुड्डा चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। तो इस कारण जो दूसरा गैर जाट मतदाता था वो भी भूपेंद्र हुड्डा के साथ था और सेकेंडली बहुत कोशिश की जाट गैर जाट का चुनाव बनाने की और जिस प्रकार से दीपेंद्र ने 6 महीने